हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। थ्रू आउट योर लाइफ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे, आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए रहेंगे। उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है जीएसटी और मैं अपने आप को लकी फील कर रहा हूं कि मुझे जीएसटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिल रहा है। आपको भी ऐसा फील होना चाहिए कि जीएसटी जैसा बढ़िया सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आइए हम जीएसटी का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और आज हमारी जो क्लास है वो हमारी फर्स्ट क्लास है। तो सर, जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं, अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट मैटर है। तो जीएसटी को फर्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अगर आप कोई भी जीएसटी की क्लास देखेंगे तो वहां पर जीएसटी को डिस्कस करने से पहले इंडिया में जो प्री जीएसटी सिनेरियो था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अब बाकी सारे टीचर्स कुछ ज्यादा ही इंट्रोडक्शन देने में लग जाते हैं तो मैं उतना नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बनता है। जब आपको प्री जीएसटी पता चलेगा तो आपको जीएसटी पढ़ने में कई जगहों पर अच्छा फील होगा। तो इसीलिए हम जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे वो कहां से करेंगे कि जीएसटी से पहले क्या था और क्यों जीएसटी को लाया गया। शॉर्टकट में करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। कई बुक्स में इसे प्री जीएसटी इरा के नाम से दिया होता है और कई बुक्स में इसे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दे दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्योंकि टैक्स में पहले इनकम टैक्स भी पढ़ चुके हैं तो आपको टैक्सेशन की नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो टैक्स होते हैं उन टैक्स सिस्टम को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके चलते हैं। एक कैटेगरी हमारी कहलाती है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी कैटेगरी कहलाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जीएसटी इतना पॉपुलर नेम है कि बच्चा जीएसटी इनकम टैक्स करता रहता है और कई बार उसको रियलाइज ही नहीं होता कि यार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो 2 मिनट हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, अब टैक्सेस कौन लेता है? तो टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। एक लंबा चौड़ा उसका प्रोसीजर है। तो गवर्नमेंट जब डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती है, जिस पर्सन ने टैक्स देना है उस पर्सन से डायरेक्टली कलेक्ट कर लेती है, तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस दैट आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द एसएससी। डायरेक्ट टैक्स में जिसने टैक्स देना है उसे कहा जाता है एसएससी। इनकम टैक्स में आप पढ़ चुके हैं। और एसएससी अपना टैक्स गवर्नमेंट को खुद देता है। एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स आप पढ़ चुके हैं। इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, मतलब वो एसएससी को खुद से गवर्नमेंट को देना होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब टैक्सेस दैट आर पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू इंटरमीडियरीज। मतलब मैंने यदि सरकार को यह टैक्स देना है तो सरकार ये मुझसे नहीं लेगी, एक इंटरमीडियरी चैनल के थ्रू लेती है। अब सर ये इनडायरेक्ट टैक्स, इसके कुछ एग्जांपल्स तो बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स में एक आता है हमारे पास एक्साइज ड्यूटी। हालांकि ये एक्साइज ड्यूटी अब बहुत कम रह गई है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि सर एक्साइज ड्यूटी तो एबॉलिश हो चुकी है, मतलब जीएसटी आने के बाद खत्म हो गई है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी तरह से भी खत्म नहीं हो पाई है। कस्टम ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो हम गवर्नमेंट को किसी इंटरमीडियरी के थ्रू देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं।
इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस, अगर मैं इसकी और रिफाइंड बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस के मीनिंग के बारे में, तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच टैक्स पेयर पेज इनडायरेक्टली एंड द पर्सन पेइंग द टैक्स कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। इंटरमीडियरी जो होता है वो टैक्स दे देता है, फिर जिसके ब्याह पे टैक्स दिया उससे रिकवर कर लेता है। सर कैसे? इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन डिफरेंट पर्संस। एक बार सुनना है, हालांकि ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि जब आप मेरे से पढ़ेंगे तो मैं नॉलेज तो दूंगा ही, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए आपने सिर्फ सुनना है। जहां पर एग्जाम का बताऊंगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां मार्क करवा दूंगा। अभी सुनिए, मैंने दो टर्म यूज की, एक यूज की इंपैक्ट और दूसरी मैंने यूज की इंसिडेंस। इसका मतलब समझाता हूं। यह है गवर्नमेंट और यह है बिजनेसमैन सप्लायर और यह है कस्टमर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट जो भी सप्लायर है, बिजनेसमैन है, उसको बोलती है कि आप टैक्स मुझे दीजिए, तो इमीडिएटली मुझे टैक्स दो। इसे बोलते हैं इंपैक्ट। गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन से टैक्स मांगा, बिजनेसमैन कह रहा है किस बात का टैक्स मांग रहे हो? गवर्नमेंट कह रही है कि ये वो टैक्स है जो मैं तुझसे ले रही हूं अभी, लेकिन बाद में जब तू अपने कस्टमर को कुछ भी सेल करेगा, गुड्स की सेल करेगा या सर्विसेज की सेल करेगा, तो ये टैक्स तू अपने कस्टमर से रिकवर कर लेना। यानी कि अल्टीमेटली इस टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर आता है। आप मार्केट में से कुछ खरीद के लाते हो, तो आप जब भी कुछ खरीद के लाते हो तो आप टैक्स उस दुकानदार को दे देते हो और वो दुकानदार उस टैक्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो गवर्नमेंट किससे मांग रही है? बिजनेसमैन से, बिजनेस यूनिट से। उसे बोलते हैं इंपैक्ट। इमीडिएटली किसके ऊपर उसका गवर्नमेंट ने इंपैक्ट डाल रखा है, लेकिन फाइनली वो कस्टमर की पॉकेट से जा रहा है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंस। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि गगन सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और आप आंसर ये देते हो जो कि इनडायरेक्टली दिया जाता है, तो वो कहेगा ठीक है यार, ये तो कॉमन बात है। लेकिन अगर आप ये आंसर दे देते हो उस पर्सन को कि इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसमें इंपैक्ट सेलर पे है और इंसिडेंस कंज्यूमर पे है, या आप ऐसे कह देते हो कि इनडायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन टू डिफरेंट पर्सन, तो सामने वाला कहेगा यार बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है यार, क्या बात कह दी इसने। तो इंपैक्ट और इंसिडेंस दो अलग पर्संस के ऊपर होता है। ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। तो आपने जब इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो शायद कभी आपने पढ़ा हो प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है सरकार कहती है गगन तू अभी कम कमा रहा है, चल तेरे से 10% टैक्स ले लेते हैं। जैसी कमाई बढ़ गई सरकार कहेगी ना 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 ना, अब तेरे को 20% देना है। मतलब एबिलिटी से डिसाइड हो रहा है, अगर तेरी एबिलिटी बढ़ जाएगी तो मैं तेरे से टैक्स का रेट ज्यादा लूंगी। तो वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन ये रिग्रेसिव है। इसका मतलब इसका सभी के ऊपर एक समान प्रभाव पड़ने वाला है। यहां गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि भाई तू थोड़ा गरीब है गगन तो तेरे से मैं एसी पर कम टैक्स लूंगी, और वो सामने वाला तो बहुत रईस है, मर्सिडीज में घूमता है, उससे मैं ज्यादा टैक्स लूंगी। नहीं, यहां पर सबसे सेम रेट पे टैक्स लिया जाता है। हालांकि यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि जो चीजें आम लोगों की होती हैं वो थोड़ा सा टैक्स रेट कम कर दो, जो चीजें बहुत वाइट गुड्स हैं उनका टैक्स रेट ज्यादा कर दो। लेकिन कहने का मतलब है कि लेने वाला कोई भी व्यक्ति आए, अगर किसी आइटम के ऊपर टैक्स है तो वो सबके ऊपर बराबर है। तो ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। इनकम टैक्स में इनकम कमाने पर टैक्स लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में किस बात पर टैक्स लगता है उसे बोला जाता है टैक्सेबल इवेंट। ओके, जस्ट जानने की बात है, आराम से कंफर्टेबली बैठ करके मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि सुना और निकाल दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि इसका इंपैक्ट और इंसिडेंस दो अलग अलग लोगों पर पड़ता है।
एक समान टैक्स होता है सबके ऊपर, और इसको लेने के लिए एक घटना होती है जिसे बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात टैक्सेबल इवेंट के ऊपर ही होगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कब लगाए जाते हैं? जब घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है? टैक्सेबल इवेंट की घटना घटती है। आइए जी, ये तो हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अब हम बात करते हैं कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आने से पहले कैसे थे। 2017 में जीएसटी आया। 2017 में, 2016 में नोटबंदी थी और 2017 में जीएसटी आ गया। तो उससे पहले का जो सिस्टम था वो आपको एक बार सुनना चाहिए। ये बात मैंने आपको लिख करके दे रखी है कि सो दैट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकें। इस पर बहुत ज्यादा डिटेल मैंने नहीं दी, जाना भी मत। तो पहले का जीएसटी से पहले का इनडायरेक्ट टैक्स लॉ इंडिया में कैसा था? तो वो मल्टी लेयर्ड था और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। मल्टी लेयर्ड का मतलब समझते हो? बार बार टैक्स 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 टैक्स। और ये कॉम्प्लेक्स था। जब इतना ज्यादा हो जाएगा, उलझ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स अपने आप हो जाएगा। ड्यू टू ओवरलैपिंग टैक्सेस। ओवरलैपिंग के मतलब एक के ऊपर ये टैक्स चढ़े हुए थे, कई सारे टैक्स एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। क्यों? कुछ तो इंपोज करती थी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ इंपोज करती थी स्टेट गवर्नमेंट। यानी एक व्यक्ति को, क्योंकि देने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन है, इंटरमीडियरी है, तो वो इंटरमीडियरी उससे कभी सेंट्रल गवर्नमेंट चढ़ गई ये टैक्स दे, फिर कभी स्टेट गवर्नमेंट चढ़ गई ये वाला टैक्स दे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कही तूने ये वाला भी देना है, वो वाला भी देना है। वो बड़ा उलझा रहता था। तो हम कुछ नाम आपको बताते हैं, जैसे कि वैल्यू एडिड टैक्स, वैट, एक कॉमन टर्म है जो सेल्स टैक्स की जगह पे ज्यादातर यूज की जाती थी। वैसे वैट एक ब्रॉडर टर्म है। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। मतलब एक व्यापारी कहता था जान ले लो मेरी, कभी मेरे से एक्साइज मांग लो, कभी कस्टम मांग लो, कभी सेल्स टैक्स मांग लो, कभी सीएसटी मांग लो, कभी वैट मांग लो, कभी सर्विस टैक्स लेने आ जाओ, यही काम रह गया मेरा। तो व्यापारी सचमुच बहुत परेशान था, उससे बहुत सारे टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो व्यापारी परेशान था। और जो कस्टमर परेशान था, जो ग्राहक परेशान था, वो परेशान था ड्यू टू कास्केडिंग इफेक्ट। अब कास्केडिंग इफेक्ट की बात ना बार बार आएगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय कास्केडिंग इफेक्ट? दो मिनट आराम से इस बात को समझिए। सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय था, गवर्नमेंट जीएसटी में जो करना चाहती थी, वो कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना चाहती थी। एक पर्सन एक्स है, उसने एक आर्टिकल मैन्युफैक्चर किया। मान लीजिए उसने एक सोफा मैन्युफैक्चर किया, है ना? तो कोई भी आर्टिकल जब मैन्युफैक्चर किया जाता था तो एक तो गवर्नमेंट लगाती थी कि इसकी मान लो वैल्यू है 50,000। अब इसके ऊपर मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगाई, और एक दूसरी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मान लीजिए वैट लगाया। एक्साइज लगाया 12% और वैट लगाया मान लीजिए 10%। ठीक है, ज्यादा गहराई में मत जाना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। तो उसको दो टैक्स देने हैं, व्यापारी को दो टैक्स देने हैं कि भाई मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया तो मुझे एक्साइज ड्यूटी देनी है और मुझे वैट भी देना है। और भी टैक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं दो एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। तो उसने पहले क्या किया? पहले उसने एक्साइज ड्यूटी लगाई एट द रेट ऑफ 12%, ये हो गया 6,000। अब उसने गवर्नमेंट को वैट भी देना है। अब जब उसने वैट देना है तो वो कह रहा है कि वैट मुझे 10% पे देना है, तो क्या मैं 50,000 के ऊपर ये 10% दूं? तो गवर्नमेंट लिख देती थी नहीं, तूने 56,000 के ऊपर 10% देना है।
तो व्यापारी ने 5600 का टैक्स ऐड किया। अब जब कस्टमर के हाथों में बिल आया, वैसे तो आजकल आप देखते हो मनी की कोई वैल्यू है नहीं, खर्च करने से पहले कस्टमर देखता नहीं, बिल क्या देखेगा। लेकिन एक जमाना था जब लोग कहते थे कि भाई मेरा पैसा है, मैं ऐसे कैसे खर्चूंगा, वो बिल पढ़ लेते थे। वो कहते थे व्यापारी को कि भैया 10% का वैट है, तू 50,000 के ऊपर लगाना। तूने 56,000 पे लगा के ये 10% टैक्स तूने 50,000 पे भी ले लिया और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी ले लिया। यानी एक्साइज ड्यूटी भी एक तरीके का टैक्स था, तूने उसी टैक्स के ऊपर फिर से एक बार और टैक्स ले लिया। बताइए जी। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। कस्टमर कहता था यार ये तो बहुत नाजायज बात है, टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों लगा दिया। ये टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता था, इसी को बोलते थे कास्केडिंग इफेक्ट। अच्छा, मैंने तो आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आप गए बाजार से सोफा बनवा के ले आए। अब सोचिए, फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। तो यहां पर जितनी भी लंबी चेन चलती थी, हर चेन के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स होते जाते फाइनली कस्टमर के पास चीजें टैक्स की वजह से महंगी हो जाती थी। अब चीजें महंगी हो गई, कस्टमर कह रहा है महंगाई बहुत है, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया महंगाई की एक वजह तो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है, उसको ठीक करते हैं, आओ उसको ठीक करते हैं। उसमें से टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की जो ये कस्टम चली आ रही है, जो ट्रेडिशन चला रहा है, इसको हटाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। और कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब मैंने लिखा है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है वेयर टैक्स वाज लेविड ऑन गुड्स और सर्विस दैट ऑलरेडी इंक्लूडेड प्रीवियसली पेड टैक्स। यानी वैट लगाने के लिए आपने पहले एक्साइज ड्यूटी जोड़ की, फिर टैक्स लगाया, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। और मैंने कहा कि ये वाली टर्म आपके पास बार बार आती रहेगी, कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट। यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने से हमारे यहां पर चीजों की कीमतों की कॉस्ट बढ़ जाती थी। ठीक है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हम दुखी हैं, हम सरकार से कह रहे हैं महंगाई हो गई, चीजें महंगी हो गई, तो महंगी टैक्स की वजह से हो गई। इसका एक और ड्रॉबैक होता था, चाइना हर जगह वर्ल्ड में अपना व्यापार एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। अब बाकी चीजें हम छोड़ दें, लेकिन इंडिया वाले इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट महंगे होते थे। तो इंडिया का कस्टमर या इंडिया की पब्लिक अपनी गवर्नमेंट से कहती थी कि आपका जो बजट डेफिसिट है वो तो बना रहेगा, क्योंकि मैं विदेश में जाके एक्सपोर्ट कैसे करूं। अगर एक प्रोडक्ट बना के मैं विदेश में जाता हूं तो मेरा प्रोडक्ट महंगा है, सामान की लागत की वजह से नहीं, आपके मल्टीपल टैक्सेस की वजह से, टैक्स के ऊपर टैक्स की वजह से वो महंगा हो जाता था। और बाकी जो कंट्री वाले आते थे उनके वहां टैक्स स्ट्रक्चर रिफाइंड थे, तो वहां पर प्रोडक्ट की कॉस्ट सस्ती होती थी और हम बिजनेस करने में फेल हो जाते थे। तो इसलिए हमारी इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो ग्लोबली लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते थे, इसीलिए उनकी मार्केट विदेश में छोटी थी। ओके, तो आपने समझा, मल्टीपल टैक्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, व्यापारी उलझा हुआ है टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं, हम विदेश में इसके ऊपर कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी शॉर्टकमिंग थी। हो सकता है कि कभी एग्जाम में आ जाए थ्योरी के लिए कि चलो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर की शॉर्टकमिंग बताओ, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। तो आपको चीजें आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको हेडिंग बना दिया, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यानी कि जीएसटी आने से पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे।
कभी वैट आ जाता था, कभी सीएसटी आ जाता था, कभी एक्साइज, कभी सर्विस टैक्स। तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेनी, हेडिंग से ही समझ में आ गया। अभी ये टेक्निकल बातें नहीं चल रही, ये जनरल बातें चल रही हैं। तो जनरल बातों के लिए हमें रटना नहीं होता, समझ के लिख देना होता है। जब एक्चुअल लॉ चलने लगेगा तब हम टेक्निकल बातों पे बातें करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती थी। गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्शन करने में बहुत दिक्कत आती थी। अब मान लो आपके जो एग्जाम है, अगर आपके एग्जाम कोइंसाइड कर जाए किसी और एग्जाम से तो दिक्कत होती है ना। तो आप देखते हो जैसे एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम है तो वो वेट करते हैं कि चलो कॉलेज का एग्जाम खत्म होगा फिर हम एग्जाम रखेंगे। अब मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर में कभी एक टैक्स लेना है, कभी दूसरा लेना है, तो गवर्नमेंट को वेट करनी पड़ती थी कि अभी एसएससी को टाइम दो, पुराने टैक्स की पेमेंट करेगा, फिर हम दूसरा टैक्स मांगेंगे। तो टैक्स कलेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। हमारे प्रोडक्ट टैक्स पे टैक्स लगने की वजह से महंगे हो जाते थे और हम वर्ल्ड लेवल पर कंपीट नहीं कर पाते थे। लोग कहते थे यार टैक्स देने का चक्कर में झंझट में क्यों पड़े, टैक्स की इसलिए चोरी भी होती थी। अब चोरी जरूरी ये नहीं होता कि सामने वाले की नीयत खराब है, सामने वाले को पता है कि भाई टैक्स देने के लिए मेरा दिमाग खराब कर देगी सरकार, तो कस्टमर जो था ना वो टैक्स देना नहीं चाहता था। और सभी विद्वान लोगों ने यही कहा है कि टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड होने चाहिए ताकि देने वाला इसको आसानी से दे पाए। लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर शुरू से ऐसा बनाया हुआ है कि देने वाला बहुत घबराता है। आज भी डर लगता है कि मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो मेरे को टैक्स के ऑफिसर निचोड़ के खा जाएंगे। बैरियर टू इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान भेजना हो बहुत दिक्कत होती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी डबल टैक्सेशन की। मतलब एक ही आइटम के ऊपर केंद्र सरकार भी टैक्स लगा देती थी, एक ही आइटम के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा देती थी। मैं इसके बारे में एक छोटा सा आपको समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कहती थी कि अगर सेल ऑफ गुड्स है तो हम सेल्स टैक्स लेंगे, और अगर सेल ऑफ सर्विस है तो हम सर्विस टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट कहती थी सेल ऑफ गुड्स है तो सेल्स टैक्स लेंगे और सेल ऑफ सर्विस है तो सर्विस टैक्स लेंगे। कहने में लोगों को बहुत आसान लगता है कि चलो ठीक है, गुड्स है तो सेल टैक्स दे दो, सर्विस है तो सर्विस टैक्स दे दो। अब होता क्या था, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं गुड्स बेच रहा हूं कि सर्विस बेच रहा हूं ये बताइए। तो इंसान कहेगा सर आप तो सर्विस बेच रहे हो। तो मैं जब आपको सर्विस दे रहा हूं तो इस सर्विस में एक टीचर को बुक देनी पड़ती है। तो बुक आते ही वो कहते थे भाई तूने तो बुक की भी सेल करी है, तो वो भी मेरे ऊपर चढ़ जाते थे, सर्विस टैक्स वाले भी मेरे ऊपर चढ़ जाते थे। एक और एग्जांपल देता हूं, आप मार्केट में गए और आपने मैगी बाय की, हालांकि मैगी जंक फूड होती है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन पॉपुलर तुमने एग्जांपल ले लिया। तो मैगी एक सामान है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लग जाता था। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में कोई भी फूड आर्टिकल ऑर्डर करते थे, फैमिली के साथ खाना खाने गए, हमने फूड ऑर्डर किया, ला भाई दाल मखनी ला, शाही पनीर ला, बटर रोटी ला, नान लाओ, सैलेड लाओ, है ना। तो जब हम ऑर्डर देते थे तो गवर्नमेंट कहती थी कपूर साहब ये जो ऑर्डर रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो ये बताओ कि आपने गुड्स कंज्यूम किए या सर्विस कंज्यूम की। तो मैं कहता था भाई खाना खाया, गुड्स कंज्यूम किए। सरकार कहती थी ना, तूने सर्विस भी तो ली,
रेस्टोरेंट वाले ने तेरे को खाना खिलाने की सर्विस भी दी, तो यहां पर झगड़ा होता था, गुड्स वाले भी आ जाते थे, सर्विस वाले भी आ जाते थे। तो देयर वर मल्टीपल एग्जाम्पल जहां पर व्यापारी अपना सर पकड़ लेता था कि भाई मैं सामान बेचता हूं, गुड्स बेचता हूं, सर्विस टैक्स दूं, सेल्स टैक्स दूं, क्या दूं। तो बहुत कोर्ट में इसके बारे में झगड़े चलते थे, तो डबल टैक्सेशन रहती थी। ठीक, तो आपने समझा पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या दिक्कत चल रही थी, है ना। ये सुलझ नहीं रही थी क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट इनको चार्ज करती थी, तो उनके झगड़े कभी खत्म भी नहीं होते थे, ऐसे ही चलता रहता था। इन सब मर्ज की एक दवा ढूंढी गई और उस दवा का नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐसा कानून बनाया जाए, सिंगल कानून, और उसमें गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड करा के टैक्स लिया जाए, और यह कभी डबल टैक्सेशन की समस्या ना आए। इसलिए उस कानून में हम ये क्लैरिफाई कर देंगे किसी भी चीज को कि वो गुड्स है या सर्विस है। पुराने कानून की तरह लूप होल नहीं छोड़ेंगे कि जिसको गुड्स में भी ले लो, सर्विस में भी ले लो। जैसे खाना खाने गए तो गुड्स भी है और सर्विस भी है, टीचिंग कराने गए गुड्स भी है और सर्विस भी है, तो उन्होंने कहा एक नया कानून बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म। जी हां, ये इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था। यानी पुराने वाले घटिया टैक्स स्ट्रक्चर से तो अच्छा ही था। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये जीएसटी में भी हमारे पेरेंट्स या हमने आसपास में सुना है कि इसमें दिक्कतें हैं, होंगी, पर पुराने वाले टैक्स सिस्टम में कुछ ज्यादा थी और इसमें कुछ कम है। तो ये बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था जिसका जो एम था, उद्देश्य था, वो ये था रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो व्यापारी के ऊपर इतने सारे मल्टीपल टैक्स लगाए जा रहे हैं उनको सबको क्लब कर दिया जाए और एक सिंप्लीफाइड, यूनिफॉर्म और एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए। ठीक है, अब ये इतना भी आसान नहीं था। बहुत समय से इसकी कोशिश की जाती रही। कांग्रेस जब गवर्नमेंट थी, हालांकि कांग्रेस नहीं, उसको यूपीए बोलते थे, कि यूपीए गवर्नमेंट भी कोशिश करती थी कि जीएसटी को ले आए, पर ला नहीं पाते थे। बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो बीजेपी ने उसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बोलते हैं, तो एनडीए की गवर्नमेंट ने कोशिश की, पर अल्टीमेटली एनडीए गवर्नमेंट इस बात में सक्सेसफुल हो गई। तो सर परेशानी क्या थी, क्यों गवर्नमेंट जीएसटी को नहीं ला पा रही थी, और क्यों इस बात पे एनडीए की तारीफ बनती है कि वो जीएसटी को लेकर आ पाए। उसकी वजह थी कि इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करते थे तो हम अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और जब अंग्रेज गए तो इंडिया को यूनाइट किया गया, सारी इंडिया को मिला के यूनाइट किया गया। तो जब इंडिया को मिला के यूनाइट किया गया तो इंडिया एक फेडरल सिस्टम है जिसमें एक तो सेंटर है और एक स्टेट है। यानी इसमें केंद्र सरकार भी है और इसमें राज्य सरकार भी है। तो केंद्र सरकारों को अपना टैक्स स्ट्रक्चर दिया गया था और स्टेट गवर्नमेंट को अलग टैक्स स्ट्रक्चर या अलग टैक्स पावर्स दी गई थी। अब एक कानून कैसे बने, लगाने वाले दो लोग हैं, सेंटर और स्टेट। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, साथ में टेबल में बैठते हैं और हम क्या करते हैं, एक सिंगल टैक्स लगाते हैं और उस टैक्स से जो रेवेन्यू आएगा वो हम दोनों बांट लेंगे। एक सिंगल टैक्स लगाते हैं और उस टैक्स को दोनों आपस में बांट लेंगे। अब वो कहेंगे भैया कल को तुम मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे, तो वो कह रहे देखो जब भी टैक्स लगेगा,
जब भी टैक्स लगाया जाएगा तो सेंटर और स्टेट ये दोनों टैक्स एक साथ लग जाएंगे। तो दोनों के टैक्स लगेंगे, इकट्ठे करके लिए जाएंगे और आपस में बांट दिए जाएंगे। अब यह समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए आपको एक टर्म मिलेगी डुअल जीएसटी। इंडिया जैसी जिनकी भी डेमोग्राफी हो, जो स्टेट और सेंटर मिल के काम करती हो, वहां पर डुअल जीएसटी लग सकता था। डुअल जीएसटी का मतलब था कि जब भी कोई टैक्स लगाया जाएगा, आप जीएसटी में देखते होंगे तो दो टैक्स लगाए जाएंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और बाद में वो इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बात थी कि सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, दो टैक्स एक साथ लगा करेंगे, लेकिन हम टैक्स स्ट्रक्चर को इतना यूनिफॉर्म बनाएंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक डुअल जीएसटी बनाया गया और उस डुअल जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसने अपने में समा लिए, यानी उसने खत्म कर दिए मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने ये नहीं कहा कि उसने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए, बट उसने लगने वाले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए। ये टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ हमारे टैक्सेस अभी भी बच गए। चलिए, बहुत देर से आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप थक गए होंगे, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए। वो कहेंगे बताइए कौन से प्री जीएसटी वाले टैक्सेस आज भी जिंदा हैं, इसमें सबस्यूम्ड नहीं हो पाए। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछ लेंगे बताओ प्री जीएसटी में क्या शॉर्टकमिंग थी। ये दो तीन क्वेश्चन है, इनको आप एक बार रीड कर लेना, जो कि टेक्निकल नहीं है। मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि कौन से पुराने टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गए और कौन से पुराने टैक्सेस अभी भी बच गए। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा बुराइयां, प्री जीएसटी में क्या बुराई थी। अब जीएसटी आने से क्या अच्छाइयां हमें मिली, क्या हमारे को इसमें अच्छा दिख रहा है। सबसे पहला, एक तो यूनिफॉर्मिटी हो गई। पहले अलग अलग कानून थे तो उनके अलग अलग नियम थे, अब उन सब अलग अलग कानूनों के लिए एक कानून बन गया। भले वो डुअल लेवल पे चल रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्म चल रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी आ गई। एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, अब सब टैक्स मिलके जीएसटी बन गए तो टैक्स के ऊपर टैक्स वाली कहानी थी वो भी खत्म हो गई। ईज ऑफ कंप्लायंस, व्यापारी को भी एक ही बार जाकर के टैक्स भरनी है, एक ही बार जाके टैक्स को पे करना है, एक ही बार रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए भी काम बहुत सारा आसान हो गया। इंक्रीज इन रेवेन्यू, अब क्या हुआ, भारत सरकार की तो हो गई बल्ले बल्ले, रेवेन्यू अपने आप बढ़ गया। अब दुष्प्रचार करने वाले, नेगेटिव कन्वेसिंग करने वाले लोग कहते थे जब जब जीएसटी आया मार्केट में रिसेशन आ गई, इकोनॉमी डूब गई, ये हुआ वो हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये एक सिंगल नेशनल मार्केट बन गई, यानी व्यापार इसमें बहुत ज्यादा फैल गया। ठीक है, अगेन बताता हूं, ये जनरल पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ने वाले हैं, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना और ना ज्यादा इनको रटना है, क्योंकि ये जनरल बातें चल रही है। इसके कहीं ना कहीं जब हम जीएसटी पढ़ेंगे ना, तो इसके कहीं ना कहीं आपको तार मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाना इतना भी आसान नहीं है। किसी को लगता होगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता यूपीए के टाइम में तो मैं जीएसटी लगा देता। अरे नहीं भाई, नहीं। देश में अगर कोई कानून लाना हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का होना बहुत जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था हमारा? 1950 में बना था।
1950 में उन्होंने कहा कि चलो केंद्र सरकार ये टैक्स लगा लेगी, राज्य सरकार ये टैक्स लगा लेगी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनकी टैक्सेस की लड़ाई इतना भयंकर रूप ले लेगी कि कभी हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि भाइयों बस करो, एक कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर बना लो। तो उस समय सोचा नहीं था, अब सोच रहे हैं कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर बना लो। अब गवर्नमेंट्स को आदत पड़ गई अलग अलग टैक्स लेने की, तो वो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे हम नहीं मानेंगे। तो इसको मनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने जरूरी थे। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बदलाव होंगे? तो भाई वो तो गवर्नमेंट वोटिंग के थ्रू ही कर पाएगी। तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को मिल करके ये डिसीजन लेने थे, और इसलिए इसमें समय लगा, और समय लगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, और इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट। यानी जो 101वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आया, उसने वो सारे बदलाव किए जिससे कानूनी तौर पर जीएसटी को लाया जा सके। ठीक है, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे, आज नहीं। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए, यानी जीएसटी आने के बाद वो खत्म हो गए। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है कि कौन कौन से टैक्सेस इसके अंदर सबस्यूम्ड हो गए। तो यहां लिखा है कि फॉलोइंग ड्यूटीज ऑब्लिक टैक्सेस, टैक्सेस का नाम ड्यूटीज भी होता है, आर डिसकंटिन्यूड, बंद कर दिए गए, एंड सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी, और वो जीएसटी का हिस्सा बन चुके हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती थी वो मैंने यहां पर लेफ्ट में लिखे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी वो मैंने यहां पर राइट में लिखे हैं। जो मेजर टैक्सेस सबस्यूम्ड हुए उनकी बात कर रहा हूं, इसके सिवाय छोटे मोटे हो सकते हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देना। सबसे पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सबस्यूम्ड हो गई। अब मैंने सिंपली एक्साइज ड्यूटी नहीं लिखा, मैंने लिखा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो सबस्यूम्ड हो गई। सर क्या कोई और एक्साइज ड्यूटी भी थी? यस, स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी थी जो सबस्यूम्ड नहीं हुई। तो आप स्टेट की साइड पे देखेंगे तो स्टेट की साइड पे मैंने क्या लिखा है, स्टेट का वैट। स्टेट वैट का नाम होता था सेल्स टैक्स, यानी स्टेट जो सेल्स टैक्स लगाती थी उसे कई बार हम लोकल सेल्स टैक्स कहते थे, बाद में वैट कहते थे, वो खत्म हो गया। ओके, आपने केवल इनके नाम याद रखने हैं, ज्यादा इनकी उसमें गहराई में नहीं जाना। अच्छा, कुछ स्पेशल एक्साइज लगती थी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर, वो खत्म हो गई। स्टेट गवर्नमेंट ना लग्जरी टैक्स लगाया करती थी, वो खत्म हो गए। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, जो गुड्स ज्यादा इंपॉर्टेंस के होते थे उनके ऊपर गवर्नमेंट एक और एडिशनल ड्यूटी लगा दिया करती थी, गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दिया। देख रहे हो ना कितने सारे टैक्सेस, देख आप भी सोचोगे एक्साइज फिर एक्साइज फिर एक्साइज। एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स हटा लिए गए। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज फिर से आ गई, टेक्सटाइल वालों की हट गई। एंटरटेनमेंट टैक्स, अम्यूजमेंट टैक्स, वो हटा लिए गए। लेकिन मैंने लिखा एक्सेप्ट व्हेन लेविड बाय लोकल बॉडीज। होता क्या है कि जैसे एमसीडी वगैरह होती है, जिसे लोकल अथॉरिटीज कहते हैं, वो भी कई बार टैक्स लगा देती हैं। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सीवीडी, मैंने ये नहीं कहा कि कस्टम ड्यूटी हट गई। आप आगे पढ़ोगे आप कहोगे कि सर कस्टम ड्यूटी तो अभी भी है। मैंने कहा एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम हट गई। वो जब हम पढ़ाएंगे कि ये एडिशनल ड्यूटी क्यों लगती थी तो आपको समझा पाएंगे इसका लॉजिक क्या था। पर ये गवर्नमेंट ने कहा कि कस्टम ड्यूटी, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी है बीसीडी, वो लगेगी, लेकिन एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम वो नहीं लगेगी। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट ये हट गई। स्पेशल ड्यूटी ऑफ कस्टम ये हट गई। स्टेट वालों ने परचेज टैक्स हटा लिया।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स हटा दिया क्योंकि वो तो जीएसटी में आ जाएगा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, वो हटा दिया। सेंटर गवर्नमेंट ने अपना सेल्स टैक्स हटा दिया, स्टेट वालों का तो ऊपर ही हटा दिया था, वैट लिखा था। स्टेट गवर्नमेंट जो सरचार्ज लेती थी, जो सेस लेती थी, वो हटा दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सरचार्ज और अपने सेस हटा दिए। तो यहीं से आप देख रहे हो कि दिमाग घूम रहा है, इतने सारे टैक्स, इतने सारे टैक्स, बाप रे बाप। सोचो सोचो व्यापारी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर कितनी मतलब मानसिक दबाव होता था कि यार ये भी टैक्स, वो भी टैक्स, वो भी टैक्स। भाई एक ही बार ले लो ना। खैर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कुछ भी, कि बताइए कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड कर गए। तो आपने सारे नहीं रटने, जो आपको 5-7 समझ में आते हो वो याद कर लेना। बस ध्यान ये रखना कि एक्साइज ड्यूटी सेंटर की हटी है और कस्टम ड्यूटी एडिशनल वाली हटी है। कहीं पता चले आप कस्टम ड्यूटी लिख दो कि कस्टम ड्यूटी हट गई, फिर आप कहोगे सर आपने कहा था। ठीक है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आप न्यूज देखते हो, झगड़ा बना रहता है। तो फिर इन दोनों को मनाएगा कौन, इन दोनों को समझाएगा कौन? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक जीएसटी की काउंसिल बनाई गई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी काउंसिल जो होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल करके डिसीजंस लेती हैं। तो ये जीएसटी जो होता है, जीएसटी काउंसिल, ये रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, जब भी टैक्सेस लगाने की बातें आएंगी, टैक्सेस को हटाने की बातें आएंगी, क्या जीएसटी में लाना है, क्या हटाना है, ये सारे विवाद, ये सारे डिस्प्यूट कौन खत्म करवाएगा? जीएसटी काउंसिल, उसकी बात मानी जाएगी। अब ये आएगा कि सर कि कौन से टैक्सेस इसमें सब्स्यूम्ड नहीं हो पाए। तो मैंने अभी आपको बताया बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम्ड नहीं हुई, ये आज भी लगती है। एडिशनल कस्टम ड्यूटीज तो हट गई, लेकिन फिर भी कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, सेफगार्ड ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, ये आज भी लग रही है। रोड टैक्स आज भी लग रहा है, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, ये सब आज भी लग रहे हैं। हो सकता है इनमें से आपने स्टैंप ड्यूटी के बारे में सुना हुआ हो, आपने रोड टैक्स के बारे में सुना हुआ हो, जब भी आप व्हीकल लेने जाते हैं रोड टैक्स लगता है। टोल टैक्स के बारे में आपने सुना हुआ होगा, ये आज भी लग रहे हैं। तो कुछ सब्स्यूम्ड हो गए, कुछ सब्स्यूम्ड नहीं हो पाए। ठीक है। अब आज का तो हमारा टारगेट यहीं तक का था, हमने आपको समझा दिया। मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। मोटी मोटी बातें, पुराने वाले सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज थी, कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, चीज़ें महंगी हो जाती थी, इंटरनेशनली हम compete नहीं कर पाते थे। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए एक डुअल जीएसटी मॉडल लगाया गया, जिसमें सेंटर और स्टेट मिल करके टैक्स लगाएंगे, दोनों टैक्स एक साथ साइमल्टेनियसली लगा करेंगे, इसलिए इसका नाम डुअल जीएसटी है। एक जीएसटी सेंटर लगाएगी, एक जीएसटी स्टेट लगाएगी। इससे हमारे ईज ऑफ टैक्सेशन हो गया, हमारे कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए और कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड नहीं हो पाए, ये मैंने आपको बताया। मैं फिर से कहूंगा कि ये जनरल था, बिना स्ट्रेस लिए इसको पढ़ लेना, एक बार रिकॉल कर लेना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जीएसटी के एरा में एंटर करेंगे कि जीएसटी के एरा में कैसे एंटर हुई, सरकार ने क्या क्या बदलाव किए, और फिर उसके बाद हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप एक बार रिकॉल कर लेंगे, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ी मेरी क्लास अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के ग्रुप के साथ, या अपने अदर क्लासमेट्स के साथ में थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। एक चीज आपको समझ में आएगी कि मैं बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में कंटेंट कम नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम बहुत कम लूंगा। कुछ चीजें हैं जो आप समझ सकते हो, उसके लिए मैं अननेसेसरी आपको बर्डन नहीं करूंगा।
खैर, अच्छा लगे तो हमारा कोर्स भी बाय कर लेना, और पसंद आ जाए तो थोड़ा सा शेयर कर देना। यूट्यूब चैनल है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। यही आपसे कह सकते हैं। धन्यवाद।